अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम वालेकुम हमने सलाम। कल जो है वो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था। उसमें बेसिक चीज़ें थी कम्प्लेक्स नंबर्स के हवाले से। और उसमें हम लोगों ने आर्गुमेंट के बारे में देखा था, प्रिंसिपल आर्गुमेंट के बारे में देखा था। फिर हम लोगों ने पोलर फॉर्म देखी थी। फिर उसके बाद हम लोगों ने सर्कल डिस्क वगैरह या उसके बाद एनुलस वगैरह देखे थे और डिलीटेड नेबरहुड के बारे में स्टडी किया था। तो वो हमारे पास जो चीज़ें थी वो बेसिक थी। आज हम स्टार्ट जवाब कर। भाई, ये क्वेश्चन जी। ये इधर मेरे पास एक एमसीक्यूज है, उधर वो लिखा हुआ है द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। आगे एमसीक्यूज है टाइप के कोलिनियर इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड लाई ऑन अ सर्कल। इसका थोड़ा सा बता दो। लाइज ऑन अ सर्कल क्या है, एक मिनट। देखें, आपके पास फॉर एग्जांपल अगर जिस तरह से आपने एमसीक्यूज पूछा है, ठीक है, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यही चीज़ है ना। जी अब आपको इस चीज़ का भी अंदाज़ा है कि जो जी होता है वो बेसिकली किसके बराबर होता है, वो होता है आर कोस थीटा प्लस आयोटा हाँ ठीक है। साइन थीटा। सही। तो जब आप लोगों ने जी का क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फाइंड करना है तो ये बेसिकली सर्कल के ऊपर होता है। ठीक है, कि मीन क्या आपके पास अभी ये वन है तो वन से मुराद है कि यूनिट सर्कल है। अच्छा, यूनिट सर्कल है जी तो अच्छा, यहाँ पर जो आपके पास टोटल एंगल होता है सर्कल का, टोटल वो कितना होता है? अगर आप इसको बोलें तो वो आपके पास 360 होगा। अब 360। आपने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फाइंड करना है तो इस तरह की चीज़ हम ग्रुप थ्योरी में भी स्टडी करते हैं, इसको तीन तीन पे डिवाइड कर देते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 120। 120। अब जब आप लोगों ने फाइंड करना है पहला रूट, ठीक है, तो पहला रूट फाइंड करने के लिए आप क्या करते हैं, v1 इज इक्वल टू, ये आप लोग के पास क्या है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। हाँ आप ठीक है। सबसे पहले इसमें क्या पुट करेंगे, जीरो प्लस आयोटा साइन जीरो। तो कोस जीरो किसके बराबर होता है, वन। तो जी वन इज वन इक्वल क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। वन। दूसरे नंबर पे जब आप लोगों ने जी टू फाइंड करना है, वो आपके पास क्या आ जाएगा, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो आप इसमें क्या जी करेंगे, कोस 120 प्लस आयोटा साइन 120। और 120। अब इसकी वैल्यूज क्या है, इसकी वैल्यूज आप देख लीजिएगा कि जो भी आपको कोस 120 किसके बराबर होता है, तो बता सकता है। कोस 120 अगर यहाँ पर चले, -1/2। ओके, -1/2, ठीक है, प्लस आयोटा और साइन 120 किसके बराबर होता है, 3√2। ठीक है, इसके बराबर होता है। तो इस तरीके से ये आपका सेकंड रूट आ गया। जब ये थर्ड रूट फाइंड करेंगे तो इसमें क्या पुट करेंगे, क्योंकि 0 120, अब दूसरा क्या रह गया, 240। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप देखें तो ये जो आपके तीन रूट है, ये अगर आप गौर करें तो ये आपके सर्कल के ऊपर लाइज कर रहे होते हैं। समझ आइए आपको बात की, जी जीरो लेकर अगर जी समझ, लेकिन जी। इधर एक ये जो आपने बताया ना लाई ऑन अ सर्कल, ये भी आंसर ठीक है। दूसरा उसने आंसर दिया इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल इसलिए बोला है उसने, ये देखें, इक्विलेटरल ट्राइंगल में एंगल क्या बन रहा होता है, 120। यहाँ पर तो 120 नहीं बन रहा बेसिकली, यहाँ पे 120 बनता है। अंदर एंगल कितने होते हैं, 60 60 और कितने होते हैं, 360। 60। तो इस तरीके से जब एंगल लेना 120 लेना 240, आपको समझ आ गई है ना कि ये भी ठीक है और सर्कल वाला भी ठीक है। सर्कल में भी क्योंकि जी सर्कल के साथ वो क्या बन जाएगी फिर, जब एक रूट इधर होगा। सर्कल वाली की तो समझ आ गई है, लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल। यार देखो ना, आपके पास जब तीन रूट सर्कल के ऊपर होंगे यहाँ पे, तो तीन रूट तो जब आपस में मिलाएंगे तो आपके पास क्या बन जाएगी, समझ आई बात की। जी जी ठीक है, यहाँ पर भी 60 होगा, यहाँ पर भी 60 होगा और यहाँ पर भी 60 होगा। तो इस तरह से
सर्कल के ऊपर तो है ही है, लेकिन वो इक्विलैटरल ट्राइंगल के कॉर्नर्स भी हैं, क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल इस तरीके आगे से तो है। समझ आ गई? जी आगे, थैंक यू। चलें ठीक हो गया। चलें हम अपने मेन काम की तरफ जाते हैं, कॉम्प्लेक्स फंक्शन एंड मैपिंग। ठीक है, तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या होता है? अ फंक्शन हमारे पास from a set A to a set B is a rule of experiment that the sign of each element in A one and only one element in B। तो आप लोग जो है वो क्या करते हैं, फंक्शन की डेफिनेशन रियल एनालिसिस में भी ऐसे पढ़ते हैं, तो कॉम्प्लेक्स में भी ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो कहता है कि अगर आपके पास ये देखें, इनपुट ए जो है आउटपुट इन बी, इन एलिमेंट्री कैलकुलस वी स्टडी द फंक्शन हुज इनपुट एंड आउटपुट आर रियल नंबर, सच अ फंक्शन आर कॉल्ड रियल वैल्यूड फंक्शन। और इन द सेकंड वी हैव आवर स्टडी ऑफ फंक्शन हुज इनपुट एंड आउटपुट आर कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स फंक्शंस बोलते हैं ऑफ अ वेरिएबल्स आर कॉम्प्लेक्स फंक्शंस। ठीक है, उसके बाद इसने फंक्शंस के बारे में लिखा हुआ है, डोमेन रेंज का सबको पता है। ठीक है, उसके बाद कॉम्प्लेक्स फंक्शंस को दोबारा से डिफाइन किया है कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन इज अ फंक्शन हुज डोमेन एंड रेंज आर द सबसेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो ये चीज़ें सिंपल हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो फंक्शन है उसकी डोमेन एंड रेंज कॉम्प्लेक्स जो है वो नंबर्स है, तो वो हमारे पास जो फंक्शन होगा क्या कहलाएगा? कॉम्प्लेक्स वैल्यू फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ ऑफ यू। ठीक है, आपको पता है कि जब हम रियल में बात कर रहे होते हैं, हम एक एक्स ले रहे होते हैं, फिर हमारे पास वो क्या आ जाता है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या था? वाई। हमारे पास ऑर्डर पेयर बन जाता है। मुझे बताएं कि ये जो ऑर्डर पेयर है, ये जो एक्स है ये तो आर में था। ठीक है, तो ये जो हमने लिखा है एक्स कोमा वाई, ये किस में चला जाता है? प्लेन में। ये आप लोगों के पास किस में चला जाता है? आर स्क्वायर में। सही है, तो आप इसको जिस तरह का फॉर एग्जाम्पल अगर फंक्शन हो वाई इज इक्वल टू एक्स का मोड, तो आप इसको इस तरीके से आई थिंक सो ड्रा करते हैं। सही है, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास y इज इक्वल टू हो, सॉरी यहाँ पर मैं लिखूंगा एफ ऑफ z इज इक्वल टू, अगर आपके पास हो z का मोड इस तरीके से, तो क्या आप इसको इस तरह से ड्रा कर सकते हैं? नो, इसको इस तरह से नहीं कर सकते। किस तरह से ड्रा कर सकते हैं इसको? इसको हम फिर ग्राफिकली ड्रा कर ही नहीं सकते। यस, हम कम्प्लेक्स नंबर्स को ड्रा कर सकते हैं, लेकिन कम्प्लेक्स फंक्शंस को ड्रा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये किस में चला जाएगा फिर? जिस तरह से वो आर स्क्वायर में चला गया था, ये एफ ऑफ जी किस में चला जाएगा? आर फोर में चला जाएगा। तो आप थ्री डिमेंशन तक चीज़ों को तो देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपकी डिमेंशन जो है फोर होगी, तो यहाँ पर इसको ग्राफ बनाना इसका क्या हो जाता है? मुश्किल हो सकता है। हम इसका कम्प्लेक्स फंक्शंस का जो ग्राफ है वो हम फिर ड्रा नहीं कर सकते। क्लियर होगी बात? अब नेक्स्ट यहाँ पर एग्जांपल वगैरह दी हुई है कि कम्प्लेक्स फंक्शन जो है उसमें हमारे पास कम्प्लेक्स फंक्शन है, उसकी किसी पॉइंट्स पर वैल्यूज फाइंड की गई है, तो ये आप इजीली कर सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कम्प्लेक्स फंक्शन है एफ ऑफ जी, ठीक है, इज इक्वल टू, अगर आपके पास है कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, मीन के वो आपके पास है जी स्केयर प्लस जी, तो मैं अगर कहूँ जी ऑन आयोटा पे वैल्यू फाइंड करें, तो आप क्या करेंगे कि उसमें आयोटा पुट कर देंगे, तो ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा प्लस आयोटा, दैट मीन ये क्या बन जाएगा? -1 प्लस आयोटा। इस तरीके से तो इजी है ये चीज़ें, इतनी मुश्किल नहीं है। उसके बाद आता है रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स फंक्शंस। ठीक है, ये चीज़ फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एफ ऑफ जी इज इक्वल टू है जी, ठीक है, तो यहाँ पर एक्स प्लस क्या आ जाएगा? ये चीज़ इस तरीके से लिख सकते हैं। सही है, तो यहाँ पर जो ये चीज़ होती है इसको क्या बोलते हैं हम? इसको हम रियल पार्ट कहते हैं, और जो आयोटा के साथ होता है उसको हम क्या कहते हैं? इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर तो ये देख रहे हैं ना कि आपकी एक्स का फंक्शन ही है, अगर आपका फंक्शन इस तरीके का हो कि एफ ऑफ जी इज इक्वल टू, गौर कीजिएगा, अगर आपके पास हो एक्स प्लस वाई प्लस आयोटा साइन एक्स प्लस साइन वाई,
तो आपके पास जो इस वक्त रियल पार्ट है वो कौन सा है? x plus y x plus y ये आपके पास रियल है, और साइन x प्लस साइन y जो है ये आपके पास कौन सा है? इमेजिनरी। imaginary हाँ, एक चीज को थोड़ा सा माइंड में रखें कि हम जब रियल पे लिखते हैं तो यहाँ पर ये दिस इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम u ऑफ एक्स एंड वाई, और इसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? v ऑफ एक्स एंड वाई, क्योंकि ये आगे जाके काम आएगी आपके CR क्वेश्चन वगैरह में। ठीक, तो जो रियल पार्ट होता है उसको हम यू से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। मीन बात करने का मतलब है कि एफ ऑफ v उसको हम u प्लस आयोटा v में शो करवा सकते हैं, वेयर u इज अ रियल पार्ट एंड v इज अ इमेजिनरी पार्ट। ये डिपेंड करता है कि u एंड v किस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक, अब ये नीचे देखें कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल एक कम्प्लेक्स फंक्शन है w इज इक्वल टू जी स्क्वेयर, w इज इक्वल टू जी स्क्वेयर, तो आप इसको x प्लस आयोटा वाई लिखकर इसका स्क्वेयर लेंगे तो वो आपको पता क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर प्लस क्या आ जाएगा? 2xy आयोटा। तो यहाँ पर अगर मैं लिखना चाहूँ तो x कोमा वाई जो है ये किसके बराबर होगा? एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, और v ऑफ x कोमा v वाई किसके बराबर होगा? ओनली 2x नॉट आयोटा। सही है, दिस वन इज रियल पार्ट एंड दिस वन इज अ इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ फंक्शन। तो यहाँ पर आपको क्लियरली पता चल रहा है, आप यहाँ पर मजीद जो है उसको सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, कम्प्लेक्स फंक्शन में ये जो फंक्शन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम इसको आगे जाके भी देखेंगे ये वाला, क्योंकि ये फंक्शन क्या होता है हमारे पास आगे जाके देखेंगे इन चीज़ों को, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, वैसे बात आई थी इसलिए बोला था। और आपको पता है इसका रियल में भी बड़ा इंपॉर्टेंट काम है कि ये एक ऐसा फंक्शन है ई की पावर एक्स के जिसका डेरिवेटिव लेने से इसमें चेंजिंग नहीं आती, और इसकी इंटीग्रेशन लेने से भी इसमें चेंजिंग नहीं आ रही होती। नहीं आती। अच्छा, अक्सर औकात में ये इंटरव्यू में क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जैसे कि आगे आता है कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन कि फॉर एग्जांपल अगर ई की पावर हमारे पास जी है तो हम ई की पावर जी को किस तरीके से लिख सकते हैं? एक्स प्लस आयोटा वाई ऐसे लिख सकते हैं, और इसको हम मजीद क्या लिख सकते हैं? ई की पावर एक्स डॉट ई की पावर आयोटा वाई। ठीक हो गया। और कल भी हम लोगों ने पढ़ा था इसको हम किस अंदाज से लिख सकते हैं? ई की पावर आयोटा वाई को, क्योंकि कल अगर आपको याद हो तो हमने इस तरीके का पढ़ा था। आइलैंड थ्योरम की मदद से। हाँ, आइलैंड थ्योरम, तो हम इसको क्या सर सर cos y plus eta sin y। ये आ जाएगा कोस वाई प्लस आयोटा साइन वाई। ठीक है, इस तरीके से अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आयोटा के साथ माइनस होता तो यहाँ पर क्या आना था? सेंटर में माइनस आना था। ठीक है, ये चीज़ों का सबको पता है, ये बेसिक चीज़ें हैं, कोई मतलब मुश्किल नहीं है, लेकिन हम इनको चीज़ों को पढ़ के आगे चलेंगे। वैल्यूज ऑफ कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अगर जी पे फाइंड करना चाहते हैं, जी इज इक्वल टू आयोटा पे फाइंड करना चाहते हैं, या जी इज इक्वल टू 2 प्लस पाई आयोटा पे फाइंड करना चाहते हैं, तो आप वहाँ पर पुटिंग करके क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। ओके, अच्छा, उसके बाद आता है आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ अ कम्प्लेक्स, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। तो ये हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि आप लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म से क्या बना रहा है कि अगर आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर है वो है एक्स प्लस आयोटा वाई, तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी? कल भी हम लोगों ने पढ़ी थी, वो होगी ए की पावर आयोटा थीटा iota मल्टीप्लाई बाय आर। ऐसे ही होता है, वेयर आर इज द मॉड्यूलस वैल्यू एंड थीटा इज द आर्ग्यूमेंट। एंड व्हाट इज द आर्ग्यूमेंट? आर्ग्यूमेंट इधर क्या होता है? एंगल होता है विद द एक्स एक्सिस। ठीक है, उसके बाद ये चीज़ें आती हैं कि प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आप याद रखें, सबको पता है। अच्छा, उसके बाद ये देखें द कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है इसका क्या है? पीरियाडिक है, जिसका जो पीरियड है वो क्या है? 2 पाई आयोटा। ओके, अब इसके पीरियड से क्या मना था? अगर ग्राफिकली देखें तो थोड़ा सा इसको टफ है देखना। 2 पाई आयोटा, सही है, इज इक्वल टू ई पावर जी। इसके पीरियड से क्या मराद है, तो बता सकते हैं यहाँ पे? मतलब हम कह रहे हैं ना कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है उसका पीरियड यहाँ पे क्या है? वो है हमारे पास, एक सेकेंड, 2 pi वो 2 पाई आयोटा है। तो कोई बता सकता है कि इससे क्या मराद है 2 पाई आयोटा से?
2 पाई आयोटा रोटेशन के बाद अगेन वो वही वैल्यू देगा। एग्जैक्टली आप जाहिर बात है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी पढ़ते हैं कि साइन थीटा का जो पीरियड होता है वो क्या होता है 2 पाई होता है, कोस थीटा का पीरियड क्या होता है 2 पाई, और टेन थीटे का टेन थीटे का होता है पाई। तो आप ट्रिग्नोमेट्री में भी ये बात कह रहे होते हैं कि आफ्टर द रोटेशन, ठीक है, जो कंप्लीट रोटेशन के बाद, कंप्लीट रोटेशन तो हम कह सकते हैं कि किस वैल्यू के बाद वो दोबारा से वही वैल्यू आ जाती है, ठीक है, मतलब अगेन वही वैल्यू आ जाती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो टेन थीटा प्लस पाई जो होता है ये बेसिकली किसके बराबर होता है, यहाँ पर अगर लिखा जाए तो टेन थीटा के बराबर, तो मीन यहाँ पर हम कह सकते हैं पाई द पीरियड ऑफ टेन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर तो पीरियड जो है ई की पावर जी प्लस 2 पाई आएगा। ओके, अच्छा अच्छा, एक क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन क्वेश्चन ये है, ये तो है ई की पावर जी का, ठीक है। अगर मैं पूछूं कि ई की पावर 2 जी का पीरियड क्या होगा, तो बताएगा क्या होगा, ई की पावर 2 जी का पीरियड यहाँ पे क्या होगा। क्या या तो सुन, ये मेन पावर को बाहर बाहर लिख लेंगे और ई पावर जी का ये पीरियड होगा, फिर आगे उसकी पावर 2 कर देंगे। 2 पाई टू आयोटा ही पाई होगा। आयोटा ही होगा सर। इस तरीके से आप कह रहे हैं कि उस्मान के ई की पावर जी का स्क्वायर कर लें और इस चीज को, जी। अच्छा ठीक हो गया, लेकिन ये बात सोचिएगा लाजमी, कल मैं पूछूंगा दोबारा, ठीक है। ओके, ओके। कि क्या ये वाकई ही सेम रहता है, इसमें पुटिंग करके देखिएगा ना, सबके लिए सेटिस्फाई करता है। अच्छा, क्योंकि अगर आप गौर करें तो फॉर एग्जांपल जब आप लोग टेन एंड थ्री थीटा का फाइंड कर रहे होते हैं तो बेसिकली आप क्या कर रहे होते हैं, अगर आपको याद हो एफएससी, क्योंकि आपको पता है ये पीपीएससी 2011 में ये एमसीक्यूज आया था पीरियड वाला, क्या आप इसमें पाई ऐड कर रहे होते हैं, ये सबको पता होगा जो एफएससी को पढ़ा रहे हैं, फिर थ्री कॉमन लेते हैं, थीटा प्लस ये क्या आ जाता है पाई बाय थ्री। यहाँ पर टेन एंड थ्री थीटा का जो पीरियड होता है वो क्या होता है बेसिकली पाई बाय थ्री, नॉट अ सर पाई। मैं लेकिन यहाँ पर गेम है एंगल के साथ, तो उधर भी हमने बेसिकली किसी कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करवाया है 2 के साथ, तो देखिएगा कि क्या फर्क पड़ता है उसके साथ ना, फिर आपको अंदाजा हो जाएगा। अच्छा, आगे आता है पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, ठीक है, कि आप किसी कम्प्लेक्स जो फंक्शन है उसको अगर जिस तरह से आप लिख रहे थे उसको इस तरीके से लिख रहे थे प्लस आयोटा वी एक्स वाई, तो यहाँ पर आप उसको पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिख रहे हैं यू आर थीटा में लिख रहे हैं प्लस आयोटा वी आर थीटा, ये है पोलर कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि अगर आपके पास ये वाला फंक्शन है इस तरीके का, उसके बाद आर स्केयर कोस 2 थीटा हो जाएगा आयोटा आर स्केयर साइन 2 थीटा, तो ये बेसिकली आपका क्या होगा, ये आपका रियल पार्ट होगा पोलर का, और ये वाला जो पार्ट होगा ये कौन सा होगा, इमेजिनरी पार्ट। ओके, सब बुक सबके पास है, इसकी एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशन भी सबके पास होंगे, तो वो यहाँ पर जो चीज़ों को देखता रहे। आगे आता है मैपिंग, ठीक है। ओके, वो कहता है कि हम रियल एनालिसिस में तो वो 2 डायमेंशनल में चला जाता है, लेकिन हम लोग जब इसको लाइज करवाते हैं जी और एफ ऑफ जी में तो वो कहाँ पर चला जाता है 4 डायमेंशन में, ये हम पहले भी बात डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर भी कान नॉट ड्रा द ग्राफ ऑफ अ कम्प्लेक्स फंक्शन, ये सबको पता है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर कुछ इस तरह के तरीके के भी आ जाते हैं बात बात, लेकिन पीपीएससी में जाहिर बात है ग्राफ वगैरह तो मुश्किल आएंगे, लेकिन फिर भी चीज़ों को समझने के लिए ज़रूरी है। यहाँ पर लिखा हुआ है आर ऑफ जी जो है वो ग्रेटर देन और लेस देन 2 है, सॉरी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। बेसिकली आर रियल ऑफ जी से क्या मुराद है कि यहाँ रियल जी का क्या होता है एक्स होता है, तो यहाँ पर एक्स जो है वो 2 से ग्रेटर है या इक्वल है, तो फिर
आपको पता है जो लाइन x इज इक्वल टू 2 हो तो वो बेसिकली पैरेलल टू क्या होती है, y एक्सिस। ठीक है, तो एक ऐसी लाइन हमें मिलेगी, सही है, कि जिससे इधर वाला सारा का सारा वो लाइन और इधर से सारा का सारा जो सोल्यूशन है उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक हो गया। अच्छा, इस तरीके से नेक्स्ट भी आप मैपिंग से चेक कर सकते हैं किस तरह से मैप हो रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर ये एग्जांपल नंबर 2 को जरा देखते हैं। आपके पास है फाइंड द इमेज ऑफ द वर्टिकल लाइन x इज इक्वल टू 1 अंडर द कम्प्लेक्स मैपिंग w इज इक्वल टू z स्क्वायर। ठीक है, एंड रिप्रेजेंट द मैपिंग ग्राफिकली। अच्छा, आपके पास पहली लाइन क्या थी, x इज इक्वल टू 1। आपने उस लाइन के ऊपर मैपिंग को डिफाइन करवाना है, सही है। तो फिर हम देखते हैं कि उसका जो है बिहेवियर किस तरीके से चेंज होता है। लेट सी बी अ सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन द वर्टिकल लाइन x इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये तमाम पॉइंट्स हैं सी जो सेटिस्फाई करता है, सही है। उसके बाद द सेट ऑफ पॉइंट z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा y, क्योंकि आपका यहाँ पर x क्या है इस वक्त 1 है, सही है, जो कि आपने ये वाली लाइन ली है, प्लस आयोटा y विद द y कहाँ से कहाँ है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। सबको पता चल रहा है कि यहाँ पर y जो है वो क्या है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अच्छा, अगर हम y को यहाँ पर फिक्स कर दें कि वो -1 से 1 है, तो फिर क्या उसको लाइन बोलेंगे? वो क्या होती है जिसका एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट जो है वो लाइन सेगमेंट क्या है? लाइन सेगमेंट कहते हैं, बिल्कुल। तो we proceed as an example number 1 from 1 of section 2.1 w is equal to z square को जो होता है उसको r, उसका जो रियल पार्ट होता है उसको हम तरीके से लिख सकते हैं एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, और इसका जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं 2xy फॉर अ पॉइंट z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा y इन अ सी। वी हैव, जाहिर बात है, हम जब यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस वाई स्क्र, और जब v पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2y। समझ आ रही है ना कि हमने रियल में और इमेजिनरी में वैल्यूज पुट किया और हमारे पास वो y की फॉर्म में आ गया। ठीक है, दिस implies दैट द इमेज ऑफ s इज अ सेट ऑफ द पॉइंट्स। ये दो इक्वेशंस हमें मिल गई हैं, u इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्र, ठीक है, और v इज इक्वल टू 2y। सारा y कहाँ से कहाँ है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अब क्वेश्चन नंबर 3 and 4 आर द पैरामीट्रिक इक्वेशन इन द रियल पैरामीटर y एंड दे डिफाइन अ कर्व इन द w प्लेन। ठीक है, तो वी कैन फाइंड कार्टेशियन इक्वेशन इन u एंड v फॉर द कर्व बाय। हमने यहाँ पर बेसिकली क्या करना है, एलिमिनेट किसको करना है, बेसिकली y को। किसको करना है, y को, क्योंकि हमने बेसिकली इसको 2 वेरिएबल्स में लेकर आना है। ठीक है, जब 2 वेरिएबल्स में लेकर आना तो फिर ही हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें ना, v इज इक्वल टू क्या है 2y, तो यहाँ से दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा v ओवर 2। जब यहाँ पर पुट करेंगे तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर 4। तो सिंस y कैन आल्सो ऑन द रियल एक्सिस सिंस v इज इक्वल टू 2। अच्छा, तो क्या हम इसका जो है वो ग्राफ बना सकते हैं 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर 4? बिल्कुल बना सकते हैं। ठीक है, आप इसको देखना चाहें तो इसका ग्राफ ये है। तो अब क्या हुआ है, आप लोगों के पास एक लाइन थी सिंपल जो कि क्या थी, पैरेलल टू वाई एक्सिस। वो आपके पास एक कर्व बन गई है जो कि किसको शो कर रही है, पैराबोला को। तो एमपीपीएससी में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये वाली जो मैपिंग है अगर हम इस पे लगाएंगे तो वो अगर लाइन है तो उसको किसमें चेंज कर जाएगी। तो आपको नजर आ रहा है ये किसमें चेंज कर रही है, उसको पैराबोला में चेंज कर रही है। अच्छा, ये चीज आ गई। उसके बाद कोई बता सकता है कि हम पहले भी पढ़ रहे हैं पैरामीट्रिक कर्व्स क्या होती हैं? हाँ जी, तो बता सकते हैं व्हाट इज पैरामीट्रिक कर्व? बल्कि चलो छोड़ें इसको फिलहाल। अगर आपसे कोई पूछे डिफाइन कर्व, तो कर्व की डेफिनेशन किस तरीके से करते हैं?
जिसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो वो कर्व कहलाएगी। हम्म, कोई इससे अच्छी डेफिनेशन आप मिल सकती है कर्व की? कर्व एक फंक्शन होता है यस क्लोज्ड इंटरवल से यस ओपन इंटरवल ऑफ सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये बिल्कुल सही है। आप कहते हैं कि ये बेसिकली एक क्लोज इंटरवल इस तरीके का हो ए एंड बी, इससे फंक्शन होता है टू द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये डेफिनेशन है कर्व की बिल्कुल। अब जब हम इसका ये पता नहीं अपने आप को जो है वो अच्छा, यहाँ पर हम पैरामीट्रिक कर्व की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि इफ x इज इक्वल टू x ऑफ t एंड y इज इक्वल टू y ऑफ t आर रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ रियल वेरिएबल t। मीन कि यहाँ पर x और y जो है वो एक न्यू वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, दैट इज t। देन द सेट c ऑफ ऑल पॉइंट x ऑफ t एंड y ऑफ t। लेकिन ये जहन में रखना है कि t जो है वो आप कहाँ से ले रहे हैं, ए सॉरी सॉरी सॉरी, t कहाँ से आ रहा है, बेसिकली क्लोज इंटरवल ए बी से। तो ये इस कॉल्ड द पैरामीट्रिक कर्व्स इनको बोलते हैं। द इक्वेशन x is equal to x of t and y is equal to y of t where t is from a to b close interval all the parametric curves equations of c। ठीक है, ये आगे जाके यूज होंगे, फिर आपको पता चलेगा कि इसके क्या फायदे हैं। ओके, यहाँ पे सही है। यहाँ पर देखें, इफ x of t and y of t आर द रियल वैल्यूड फंक्शंस, आपको पता है ये रियल वैल्यूड फंक्शन है क्योंकि t पे डिपेंड कर रहे हैं, ऑफ द रियल वेरिएबल t, then the set c consisting of the points, ठीक है, z of t is equal to x of t plus iota y of t। क्योंकि ये कर्व्स हैं बेसिकली ये वाले, t कहाँ से बिलोंग कर रहा है, फ्रॉम क्लोज इंटरवल a to b is called the parametric curve or the complex parametric curve। The complex valued function of the real value t, z of t is equal to x of t plus iota y of t is called the parameterizations of the c। आप लोगों ने किसी कम्प्लेक्स नंबर को पैरामीटराइज कर दिया है, मीन के एक कम्प्लेक्स नंबर को आपने पैरामीटराइज कर दिया है किसी एक्स में और वाई में, और एक्स और वाई फिर किस पे डिपेंड कर रहा है, टी पे डिपेंड कर रहा है। और बेसिकली कर्व पहले भी बताया है, डेफिनेशन क्या है, कर्व इज अ फंक्शन फ्रॉम अ क्लोज इंटरवल टू सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो ये याद रखना कि आप लोगों के पास कर्व्स वगैरह क्या होती हैं। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात, व्हाट इज लाइन? a parameterization of the line containing the point z नोट, ठीक है, एंड z1 इज किस तरीके से, z of t इज इक्वल टू z नोट ऑफ 1 माइनस टी प्लस z1 ऑफ t। अब t जो है वो आपके पास यहाँ पे ये याद रखना है कि माइनस इंफिनिटी टू पॉजिटिव इंफिनिटी के ओपन इंटरवल में आता है। ठीक है, ये लाइन की इक्वेशन होती है। और अगर आप लोगों ने किसी ने सबने पढ़ी होगी फंक्शन एनालिसिस, तो फंक्शन एनालिसिस में ऐसा सेट पढ़ा आप लोगों ने, कन्वेक्स सेट, तो उसमें भी आप लोग इस तरीके की डेफिनेशन को यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आता है लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट जो होती है वो भी पैरामीटराइजेशन होती है, जी नोट जी वन, अगर जी ऑफ टी इज इक्वल टू जी नोट ऑफ 1 माइनस टी प्लस जी वन ऑफ टी। और यहाँ पर उसने ये क्या लिया है, लाइन सेगमेंट के लिए 0 1। अब रे के लिए उसने जो टी की वैल्यू ली है वो 0 टू इन्फिनिटी। तो ये इस तरह के आप लोगों के पास ये क्या आ जाते हैं, एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। अगर आप सर्कल की बात करें तो सर्कल में यही चीज़ जो है वो किसके बराबर होती है, जी नोट प्लस आर कोस ऑफ टी प्लस आयोटा साइन ऑफ टी। ठीक है, और इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी आप याद रख सकते हैं, ये इजी है। अब आप लोगों के माइंड में आ रहा है कि ये चीज़ें किस लिए इंपॉर्टेंट है। अभी आपको पता चलता है कि किस लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, लाइन लाइन सेगमेंट रे और आप लोगों के पास सर्कल। सही है, अभी हम इसकी एक एग्जाम्पल करते हैं फिर आपको समझ आती है। अच्छा, ये देखो,
इमेज ऑफ पैरामीट्रिक कर्व अंडर अ कम्प्लेक्स मैपिंग। ठीक है, कि अगर आपके पास पैरामीट्रिक कर्व हैं तो जैसे आप लोगों ने पहले क्या किया था, थोड़ी देर पहले आप लोगों के पास एक लाइन थी, आप लोगों ने मैपिंग के थ्रू जब मैपिंग अप्लाई की तो वही आपके पास जो स्ट्रेट लाइन थी, अगर आपको याद हो थोड़ी देर पहले, तो वही आपकी स्ट्रेट लाइन किसमें चेंज हो गई थी, पैराबोला में। यहाँ पर आपके पास एक कम्प्लेक्स क्या है, फंक्शन है, मैपिंग है, सी इज अ कर्व पैरामीटराइज बाय इस तरीके से जी ऑफ टी से, और आपको टी का भी पता है, टी फ्रॉम ए टू बी क्लोज इंटरवल। अब देखें कि यहाँ पर वो क्या कहता है कि अगर आप जी की जगह पर क्या पुट करते हैं, क्योंकि वहां पर भी तो आप फंक्शन के अंदर ही पुटिंग कर रहे हैं ना, क्या पुट कर रहे हैं, जी ऑफ टी। ठीक है, पैरामीटराइज कर्व पुट कर रहे हैं, तो आपके पास एक नया क्या आ जाएगा, डब्ल्यू ऑफ टी। अब डब्ल्यू ऑफ टी जो होगा ये भी एक पैरामीटराइजेशन होगी, लेकिन किसकी होगी, सी की होगी, किस फंक्शन के तहत, एफ के तहत। और जो नई पैरामीटराइजेशन आएगी उसको आप क्या कहते हैं कि वो आपके पास क्या है, सी प्राइम। ये बात की समझ आई है कि देखें आपके पास एक पैरामीटराइजेशन है, ठीक है, कर्व, आप उसको किसी फंक्शन में पुट करते हैं, जिस फंक्शन में पुट करते हैं तो जाहिर बात है वो पैरामीटराइज होके एक नई कर्व आ जाएगी, दैट इज सी प्राइम। तो आप लोगों ने क्या किया है, आप लोगों ने बेसिकली मैपिंग अप्लाई करके आप लोगों ने उसे चेंज किया है वन पैरामीटराइज कर्व से सेकंड में, अभी पता चलता है आपको। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या है, टू फाइंड द इमेज ऑफ लाइन सेगमेंट फ्रॉम 1 to iota under the complex mapping w is equal to iota g। अब देखें, let c denote the line segment। c किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर आप इसको देखें तो c किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइन सेगमेंट को, फ्रॉम 1 to iota, सही है। एंड लेट c प्राइम डिनोट द इमेज अंडर द दिस फंक्शन। अब आप लोग यहाँ से ओके, आपको पता है कि यहाँ पर ये 1 है, ये आयोटा है, जी नोट पहला पॉइंट आप लोगों का क्या होगा, 1, एंड जी वन कौन सा पॉइंट होगा, आयोटा। ऐसे ही होता है ना, दो पॉइंट्स लेते हैं, ये वाली जैसे ये सी लिया हुआ है। अब आप लोगों ने फंक्शन अप्लाई करना है, ये वाला फंक्शन अप्लाई किस तरीके से करना है, आपको पता है एफ ऑफ जी किसके बराबर है, आयोटा जी का जो है वो कॉन्जुगेट। पैरामीटराइजेशन आप लोगों ने किस तरह से obtain करनी है, जी ऑफ टी इज इक्वल टू 1 माइनस टी प्लस आयोटा टी। तो बता सकता है कि ये कैसे आई है, ये आई है ऐसे, लाइन सेगमेंट के क्वेश्चन लिखवाएं, जी ऑफ टी इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस टी, क्या होता है मुझे भूल गया कुछ दिन, Z naught of t 1 minus t plus Z1 t प्लस, ये ठीक लिखा है ये वाला, plus Z1 t लास्ट पे। ओके, जी वन टी, ठीक है, बिल्कुल। ये चीज़ों को अच्छी तरीके से समझेंगे तो आगे भी काम आएंगी। जी वन टी, ओके। आपको पता है कि हमारे पास जी नोट क्या था, यहाँ पे 1 था, तो ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस टी प्लस टी, और जी वन क्या था हमारे पास, आयोटा। तो ये हमारे पास हमारी जो कर्व थी गिवन, जिसको हम इसको दूसरे वर्ड में कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, सी कर्व गिवन। अब हमारे पास जो गिवन फंक्शन है वो क्या है, आयोटा जी का कॉन्जुगेट। ठीक है, तो अब देखें, जब हम उसी को पैरामीटराइज करके उसमें पुटिंग करेंगे ये वैल्यू, ये देखें, जब आप फंक्शन में पुट करेंगे, ये देखें जी की जगह पे, इसमें एफ जी की जगह पे जी ऑफ टी पुट करेंगे तो क्या होगा आपके पास, जी ऑफ टी की जगह पर ये चीज आ जाएगी 1 माइनस टी प्लस आयोटा टी, सही। जब ये पुट करेंगे तो इसका क्या लेंगे आप लोग, कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट लेने से क्या आ जाएगा, क्योंकि आप इसको कॉन्जुगेट के बगैर क्या लिख सकते हैं, आयोटा, ठीक है, माइनस आयोटा टी माइनस टी, ऐसे लिख सकते हैं। फिर इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या आएगा, कॉन्जुगेट जो आयोटा के साथ है उनकी नोटेशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, तो वो ये चीज़ आ गई है। ठीक हो गया। अब यहाँ से मुझे बताएं कि ये जो चीज़ है ये क्या है, बेसिकली जी नोट यहाँ पर क्या है आप लोगों का, माइनस आयोटा। माइनस आएगा, और जी वन क्या है आप लोगों का, -1। यहाँ से आप ये देखें ना, ये भी बेसिकली एक लाइन सेगमेंट आई है बाद में, सही है। तो यहाँ से बेसिकली क्या हुआ है कि आपकी लाइन इधर से उठ के इधर आ गई है, तो ये रोटेशन हुई है, ट्रांसलेशन तो हुई है, या मैग्निफिकेशन हुई है, क्या हुआ है आप लोगों के पास,
ट्रांसलेशन। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हुई है, ये चीजें सारे गौर से देखें, ये हुई है ट्रांसलेशन। ठीक है, तो क्या हुआ है, आप लोगों की पैरामीटराइज जो कर्व थी, जो एज आ हम लाइन सेगमेंट ले रहे थे, वो उठकर हमारे पास अब पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में थी, अब थर्ड में आ गई। तो यहाँ पर हमारे पास ये क्या होगी, ट्रांसलेशन होगी है। ठीक है, ओके। अब थोड़ा सा और हम इसको देखते हैं, थोड़ी सी समझ आएगी, क्योंकि ये चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग है। खैर टाइम तो लगेगा। अब देखिए, इमेज ऑफ द पैरामीट्रिक कर्व, अगर हमारे पास w इज इक्वल टू जी स्क्वेयर एक फंक्शन है, सही है, और आप लोगों का सी कौन सा हमने जो यूज कर रहे हैं, ये वाला जो अंदर वाला सर्कल है ना, इसको हम सी यूज कर रहे हैं। ठीक है, फंक्शन हमारा है जी स्क्वेयर। अब अगर देखें, गौर से देखें, मैंने सर्कल की इक्वेशन क्या लिखवाई थी, जी ऑफ टी इज इक्वल टू, अगर आपको याद है, जी नोट प्लस क्या थी, आर ई आयोटा थीटा, मेरे ख्याल में तो यही थी। ठीक है, अब कोई बताएगा कि जो हमने बीच वाला जो सर्कल है, बीच वाला, उसमें जी नोट क्या है, एनी वन, शक्ल मतलब डायग्राम से देखकर बताएं। 0। जीरो, क्या है, जीरो, और रेडियस क्या है यहाँ पर हमारे पास, टू, टू ही है ना, ये देखें, टू, टू ई की पावर आयोटा क्या आ जाएगा, थीटा। और ये जो थीटा है, कोई बताए डायग्राम से आपको सही नजर आ रहा है कि थीटे की रेंज कहाँ से कहाँ है, जीरो से लेकर टू पाई है या पाई है, पाई। यस, पाई हमारे पास क्या है, पाई। अब हम देखें ये चीज क्या हो रही, यही एमसीक्यूज आते हैं, हम कहते हैं पता नहीं एमसीक्यूज कहाँ से आ जाते हैं। अब अगर हमारे पास एक फंक्शन है, अगर जी ऑफ टी को हम बेसिकली पुट कर रहे हैं उस फंक्शन में, और फंक्शन क्या है, जी स्क्वायर, तो हम लोगों ने वहां पर ये चीज पुट कर दी और उसका स्क्वायर ले लिया। स्क्वायर लेने से ये क्या बन गया, फोर ई की पावर टू आयोटा टी, सही है। और टी की रेंज उसने क्या लिखी है कि हमारे पास क्या हो गई है, जीरो से पाई। अच्छा, अब ये हमारे पास एक नया नई चीज आ गई है, मीन के ये एक नया सर्कल आ गया है जिसका सेंटर क्या है भला, जीरो, और रेडियस क्या है, फोर, सही। अच्छा, इसके एंगल के बारे में आप क्या कह सकते हैं, देखें यहाँ पर थोड़ा सा देखें, अगर हम जो है वो अपने टी को क्या कह लें, टी को टी इज इक्वल टू क्या कह लें कि 1/2s इंटरवल। ठीक है, ये भला कोई बताएगा कि ये टी को हमने इसको इसके बराबर क्यों कहा है, क्यों, क्योंकि देखें, आप लोग एक नए एंगल में इसको चेंजिंग करना चाह रहे हैं, तो आपने अपने टी को किसके बराबर क्या लिया है, 1/2s। ये भला क्यों कहा है 1/2s, क्या वजह, क्योंकि टी जो है वो अब नए एंगल का हाफ है। अगर हम लोग मिनिमम एंगल 0 पुट करें तो वो 2t से 0 आ जाएगा, और t को पाई पुट करें तो वो 2 पाई आ जाएगा। दोबारा से रिपीट कीजिएगा इस बात को। मैं कह रही हूँ कि जो न्यू एंगल है वो इस t का डबल है। अब t की रेंज अगर हम लोग मिनिमम पुट करें तो वो जो न्यू एंगल है 0 पुट करेंगे तो वो 2t 0 आ जाएगा, और मैक्सिमम t की वैल्यू पाई पुट करेंगे तो वो 2t यानी 2 पाई आ जाएगा। ओके, तो जो न्यू रेंज बिल्कुल हमारे पास जो नया एंगल आया है वो बेसिकली डबल आया है उससे, तो हम उसके उसके हाफ के हिसाब से हम लेंगे कि टी इज इक्वल टू 1/2 लेंगे, क्योंकि हमारा एंगल जो न्यू है वो टी नहीं होगा, वो बल्कि क्या होगा, बेसिकली क्या होगा, एस होगा। तो हम कह रहे हैं कि टी इज इक्वल टू 1/2s, तो हमारे पास जो एस है वो क्या आ जाएगा, एस इज इक्वल टू, या आप यहाँ पर ऐसे कर लें कि टी ये है, पाई ये है, तो यहाँ पर इसकी जगह पर 1/2s पुट कर लें, ये सही है ना। तो ये क्या हो जाएगा, जीरो से एस, और ये क्या हो जाएगा, 2 पाई। तो आपके पास एंगल क्या हो गया, पूरा का पूरा 2 पाई हो गया। तो यहाँ पर हुआ क्या है, आपके पास सेमी सर्कल किसमें चेंज हो गया है, सर्कल में, फुल सर्कल में। तो आप यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि ट्रांसलेशन हुई है, या आपके पास मैग्निफिकेशन हुई है, क्या हुई है, कुछ कह सकते हैं। मैं तो ये वैसे बात पूछ रहा हूँ यहाँ पे, वो तो हम आगे जाके देखते हैं।
मेरा नहीं ख्याल इधर कुछ कह सकते हैं कि ना ही ये मैग्निफिकेशन है कम्प्लीटली और ना ये ट्रांसलेशन है। वैसे मैग्निफिकेशन कह सकते हैं, क्योंकि देखे ना सेमी सर्कल है, तो वो सेमी सर्कल तो अपनी जगह से बड़ा हो गया ना, मैग्नीफाई हो गया है। और वैसे उन पॉइंट्स जो बात की ट्रांसलेशन तो नहीं है क्योंकि वो यूनिट ही नहीं है। हाँ जी। मैग्निफिकेशन तो हम लोग तब कहते हैं ना जब यही सेमी सर्कल ही थोड़े रेडियस बड़े से ही सेमी सर्कल बनता है। एग्जैक्टली, लेकिन वो तो हमारे पास इजाफी दूसरा सर्कल भी हो गया। हाँ जी, देखते हैं बिल्कुल आगे जाके हमारे पास ट्रांसलेशंस, मैग्निफिकेशंस और रोटेशंस वगैरह की कंडीशंस भी आती हैं, तो उनको हम स्टडी करते हैं तो फिर हमें कंप्लीटली पता चल जाएगा कि कौन सी कंडीशन हो तो ट्रांसलेशन होती है, कौन सी हो तो रोटेशन होती है, और कौन सी हो तो मैग्निफिकेशन होती है। ऐसे ही है ना, कंडीशंस होती हैं, वो हम स्टडी कर लेते हैं। तो मैं तो वैसे ही ये एज अ इंफॉर्मेशन के लिए पूछ रहा था। ओके। अच्छा, तो यहाँ पर यूज़ ऑफ कंप्यूटर से मुराद होता है कि आप जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होते हैं, मैपल वगैरह, मैथमेटिका या मैटलैब। क्योंकि मैथमेटिक्स वाले तो यही यूज़ करते हैं ना, चार यूज़ करते हैं, मैथमेटिका यूज़ करते हैं, मैटलैब, मैपल और पाइथन। तो ये उनकी कमांड्स वगैरह लिखी होती हैं कि वहाँ पर हम किस तरह से जो फंक्शंस को है ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, आफ्टर दी मैपिंग। ओके। यस, दिस इज अ लीनियर मैपिंग। अब यहाँ पे देखें, बिफोर looking at a general complex mapping, f of z is equal to az plus b. We investigate three special type of the linear mapping, and these are called translations, rotations, and the magnification. Throughout the section, we use the symbol T for the translation, R for the rotation, and M for the magnification. अब first of all, we study the translation. What is the translation in the complex functions? ठीक है, translations. कोई बताएगा कि जो हम रियल एनालिसिस में या हम वेक्टर स्पेस में कह रहे होते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कह रहे होते हैं ना, अगर आपको याद हो, टी ऑफ ए वी वन प्लस बी वी टू, ये किसके बराबर होती है? ये होती है ए टी ऑफ वी वन प्लस बी टी ऑफ वी टू। अगर आप इसकी ग्राफिकली देखना चाहें तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है? कोई थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन करना चाहेगा? अगर नहीं तो इसके बारे में थोड़ा सा सोचिएगा कि ग्राफिकली हम इसको किस वे से देख रहे होते हैं, फिर आपको अंदाजा होगा कि यहाँ पर थोड़ी सी गेम है ओरिजिन की। खुद जब स्टडी करेंगे तो आपको इसका ज़्यादा बेटर वे से पता चलेगा। तो वो मेरे माइंड में वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आई थी, इसलिए आपसे बात कर रहा था। ठीक है, ये बेसिकली यहाँ पर ओरिजिन का जब आप देखेंगे ना तो आपको एक, क्योंकि हमारी जो साइड नहीं है, अभी हम कम्प्लेक्स स्टडी कर रहे हैं। अच्छा, ट्रांसलेशन। अ कम्प्लेक्स लीनियर फंक्शन, अगर हमारे पास एक कम्प्लेक्स लीनियर फंक्शन है टी ऑफ जी इज इक्वल टू जी प्लस बी, where z and b are two complex numbers। अभी आपको ये तो मतलब माइंड में तो ये आ रहा होगा, तो यहाँ पर जो b है वो एक रियल नंबर है, तो रियल नंबर भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन क्या होगा कि उसका इमेजिनरी पार्ट वहाँ पर क्या होगा, बेसिकली जीरो होगा। तो दिस इज कॉल्ड द ट्रांसलेशन। इफ वी सेट z इज इक्वल टू दिस एंड दिस b इज इक्वल टू दिस, देन जब आप इसमें पुटिंग करेंगे तो ये आपके पास एक नहीं कि x आपका उठकर कहाँ चला गया है, x प्लस एक्स नोड पे, y आपका जो पॉइंट है वो उठकर कहाँ चला गया है, y प्लस वाई नोड पे। तो आपको एक न्यू कॉपी मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको खूब पता चल जाएगा। दिस वन इज द एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसलेशन। क्या आपके पास ये देखें ना, 1 2 3 and 4, दीज आर 2 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स ऑफ सर्कल, सॉरी सर्कल नहीं, स्केयर। ठीक है, यहाँ पर ये स्केयर के 4 पॉइंट्स हैं। अब आप लोगों ने एक मैपिंग लगानी है। मैपिंग आपके पास क्या है, z प्लस 2 - आयोटा। मीन कि आप यहाँ पे कह सकते हैं कि आप लोगों का जो b है वो क्या है यहाँ पे 2 - आयोटा। मीन कि आपका जो x होगा
वो ट्रांसलेट होके कहाँ चला जाएगा? मीन कि आप इस तरीके से कह सकते हैं x+2 और y-1, इस तरीके से कह सकते हैं ना, मतलब इस तरीके की होगी जो हमने पीछे स्टडी की है डेफिनेशन। तो आप पहले ये पॉइंट इसमें पुट करें, फिर ये वाला पॉइंट पुट करें, फिर ये वाला पुट करें, और लास्ट पर ये पॉइंट पुट करें। पुटिंग करने के साथ आपको कितने आंसर मिलेंगे? फिर से 4, 1 2 3 एंड 4। दीज 4 पॉइंट्स को जब आप देखेंगे तो पहले तो आपके पास ये सर्कल बन रहा था, लेकिन आफ्टर द ट्रांसलेशन आपके पास ये सर्कल बन गया। तो इसका मतलब है ये सर्कल्स ने मूव करके आगे आ गया, ठीक है, नीचे इधर हम कह सकते हैं रियल एक्सिस एक्सिस पे। तो क्या हुआ, एक फंक्शंस ने उसको मैप करवा दिया है एन अदर सर्कल, सॉरी स्फीयर के ऊपर। और ये क्या हुई है आपके पास, अगर इसको देखें, ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है। अच्छा, फ्रॉम आवर ज्योमेट्रिक डिस्क्रिप्शन इट इज क्लियर दैट ट्रांसलेशन डज नॉट चेंज द शेप, ये चीज ट्रांसलेशन जो होती है ये ना तो शेप चेंज करती है, ना उसका क्या करती है, साइज चेंज करती है, ठीक है। अगर साइज चेंज हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको अगर मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि मैग्नीफाई का मतलब होता है बड़ा होना क्या? अगर आपके मतलब वहां तक पहुंचे तो नहीं है क्या? अगर हमारे पास देखें ना, अगर ये वाला सर्कल है बड़े वाला, क्या ये छोटा हो सकता है? इसको हम क्या ये बोलेंगे बिल्कुल फिर? हो सकता है उसका। आई थिंक सो कंडीशन होती है कोई, ऐसे ही है, मेरे माइंड में आ जी रहा है वाकई लेकिन। वो जो कंडीशन होती है। सही है, वो मेरे माइंड में आया, मैंने वैसे पूछ लिया। अच्छा, आगे आता है दैट इज द इमेज ऑफ लाइन, सर्कल एंड ट्राइंगल अंडर द ट्रांसलेशन विल आल्सो बी द मीन के इस ट्रांसफॉर्मेशन जो फंक्शन है ट्रांसलेशन का, इसके तहत आपके पास जो है वो शेप चेंज नहीं होगी, जो लाइन होगी लाइन रहेगी, सर्कल होगा सर्कल रहेगा, एंड जो आपके पास ट्राइंगल होगी वो ट्राइंगल रहेगी। ओके, एंड द सेकंड वन इज दैट रोटेशन, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अ complex linear function, this is the r of z is equal to a of z। ओके, अब रोटेशन से यहाँ पर मुझे बताएं कि जो a ले रहे हैं हम, क्या ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है? क्या कहना है आपका इस बारे में? a, जी ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। यस, इधर आप ये जो ए ले रहे हैं ये आपके पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। और यहाँ पर एक कंडीशन है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस है वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो इट इज कैन सीन दैट द रिक्वायरमेंट इज अ मेजर रिप्रेजेंटेशन इन 2, इट इज not keep in mind that the constant a in equation 2 is a complex constant। complex constant क्या होता है? what is complex constant? जिसके साथ जस्ट मीन क्या ऐसा फंक्शन जिसका ओनली रियल पार्ट हो? अच्छा, इफ अल्फा इज एनी नॉन जीरो कम्प्लेक्स नंबर देन, अगर हमारे पास अल्फा कोई नंबर है तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास अल्फा ओवर अल्फा की मॉडुलस वैल्यू एक यूनिट वेक्टर होता है, इज अ कम्प्लेक्स नंबर फॉर विच, अगर आप अब ए की लेंगे ना मॉडुलस वैल्यू तो वो हमेशा क्या आएगी, 1 आएगी। समझ आ रही है ना? क्यों? क्योंकि आप लोग बेसिकली उसका उसको यूनिट कर दिया है। मीन के यूनिट वेक्टर नहीं बोलते हम, यूनिट वेक्टर फाइंड करते हैं तो वो कर दिया। आपके पास इस तरह की ये जो चीज़ होती है आपके पास क्या होती है, रोटेशन होती है, ठीक है। ये हम एग्जाम्पल करते हैं फिर आपको समझ आ जाती है। अच्छा, यहाँ पे भी एग्जाम्पल दी है इसने या नहीं दी? ये देखो,
फाइंड द इमेज ऑफ रियल एक्सिस y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 कहाँ पे होगी, पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस, यहाँ पे लाइन पड़ी है अंडर द लीनियर मैपिंग, ये लीनियर मैपिंग है। अच्छा, आप किस तरह से पता चला कि ये रोटेशन है? हाँ तो जी, यहाँ पे हाँ जो है यार। वो बेसिकली 0 है, और उसके बाद यहाँ पे एक दिया हुआ है और एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है। अगर तो रियल नंबर होता फिर तो हमें रोटेशन की तरफ जाना था, लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसलिए नहीं रोटेशन। नहीं, अगर हम इसकी मॉडुलस वैल्यू लें a की तो वो क्या आएगी आपके पास? 1। 1। तो दैट्स मीन कि ये हमारे पास क्या होगी फिर, रोटेशन होगी। अच्छा, अब हमने फाइंड करना कि वो अगर रोटेशन है तो इसका मतलब है वो रोटेट हो रहा है किसी एंगल के साथ, वही जो शक्ल है वो रोटेट हो रही है किसी एंगल के साथ। ओके, अगर वो एंगल फाइंड करना है तो इसका मतलब है कि ये आपके पास क्या है, ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाए तो वो आपके पास क्या बनती है, e की पावर आयोटा पाई बाय 4। सही है, तो अगर आप इसको प्लॉट करें तो वो एंगल कहाँ पर उसको ले जाएगा, पाई बाय 4 तक। ठीक है, तो आप क्या हुआ है, तो y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 से यहाँ क्या मुराद है कि आपकी जो लाइन थी वो पहले क्या थी, पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस। वो अब अगर रोटेशन अगर करें इसके साथ तो वो चेंज किस लिहाज से हो जाएगी, वो चेंज हो जाएगी आपके पास कि वो पाई बाय 4 के साथ क्या हो रही है, रोटेट हो रही है। अगर इसको थोड़ा सा आप देखें ना यहाँ पे एक सेकंड के लिए, ये चीज़ ये देखिए, अज्यूम दैट कि अगर आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव है, सिंस ये हमें पता है, अच्छा पॉजिटिव 0 से ग्रेटर है, वी कैन राइट एन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, हम ए की क्या लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखेंगे। तो उसके बाद थीटा जो है, थीटा जो है आपके पास 0 से पाई, if we set a is equal to e की पावर iota theta, z is equal to e की पावर iota phi in equations 2, जो आपके पास equations 2 है, एक सेकंड यहाँ पे अगर आप उसको ले लें एज अ z को और a को ले लें e की पावर iota theta, तो तब आपके पास जो r की r का एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, बेसिकली वो बनेगा e की पावर आयोटा थीटा r e की पावर आयोटा फाई, तो ये एंगल्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। वी सी दैट द मॉडुलस ऑफ r की पावर z इज क्या है, r। यहाँ पर एक बात है कि अगर आपके पास ये देखें, अगर यहाँ पर आपके पास y क्या था, 0, अगर आप e की पावर आयोटा थीटा जो दूसरा लिया था वो लिया था पाई बाय 4, और आयोटा e की पावर आयोटा यहाँ पर क्योंकि y 0 है तो y 0 जब हो तो एंगल कितना होता है, 0। 0। तो बेसिकली आपके पास टोटल जो एंगल था वो तो बनता था थीटा प्लस फाई, यहाँ पर थीटा पाई बाय 4 है और फाई जो है वो 0 है, तो टोटल एंगल कितना बनेगा, पाई बाय 4। तो दैट मीन कि ये हमारे पास जो रोटेशन हुई है वो कितनी हुई है एंगल की, पाई बाय 4 की हुई है। ठीक हो गया यहाँ तक, तो आप इसको देख सकते हैं कि ये हमारी यहाँ तक क्या है, रोटेशन है। ओके, आज हम इतने करते हैं, कल से हम इंशाल्लाह मैग्निफिकेशन करेंगे और नेक्स्ट इससे जितना भी काम है वो हम इससे नेक्स्ट करेंगे। मैग्निफिकेशन में हम 2-3 चीज़ों को डिस्कस करेंगे और हम एक ऐसी एग्जांपल भी करेंगे कि जिसमें हमारे पास तीनों चीज़ें हों, कौन कौन सी, ट्रांसलेशंस, रोटेशंस एंड मैग्निफिकेशन। तो आज तक हम इतने करते हैं, बकाया हम इंशाल्लाह नेक्स्ट करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें, ठीक है। और अगर कोई कुछ लोग जो है वो एमफिल में एडमिशन लेने के इंटरेस्टेड हैं कायदे आज़म में, तो वो मैंने एक पोस्ट शेयर की थी, वो अप्लाई कर सकते हैं कायदे आज़म में, फॉर एमफिल एंड पीएचडी। ओके, अगर आप लोगों का किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम मीटिंग को एंड करते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।